हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग लेव वाइगोत्स्की का जो सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत है उसका अध्ययन करेंगे। और यह जो सिद्धांत है विकास के सिद्धांतों में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इस सिद्धांत से क्वेश्चन जो है आपके देखिए जितने भी शिक्षक परीक्षा होती हैं उसमें आता है। उसके साथ साथ आप विभिन्न प्रकार की जो बीएड और सीटेट में कक्षाओं का आप संचालन करते हैं, क्लास में पढ़ाते हैं, तो आप जब टीचर ट्रेनिंग जो होता है आपका उसमें इंटर्नशिप होता है, तो उसमें जब आप बच्चों को पढ़ाने जाते हैं तो इसका उपयोग कैसे आप करेंगे ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो आइए चलिए देखा जाए कि ये सिद्धांत जो है किस प्रकार से एक शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण है और विभिन्न परीक्षाओं में इसका क्या महत्व है। देखिए, जैसे पहले इनको देख लेते हैं कि ये सिद्धांत दिया किसने। तो ये सिद्धांत देखिए एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम है लेव वाइगोत्स्की। ये जो एक मनोवैज्ञानिक थे, ये ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहे, किसी बीमारी की वजह से इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन जितने समय तक ये रहे उसके बीच में ही उन्होंने अपना यह सिद्धांत दिया था और उन्होंने यह बताया कि बच्चे केवल अपने ज्ञान से या अपने से खुद नहीं सीखते, बल्कि वो अपने समाज और संस्कृति, भाषा, खेल कूद से भी बहुत सारी चीजें सीखते हैं और उनके जो ज्ञान का विकास है उनके माध्यम से भी होता है। जैसा कि आप लोग देखिए जीन पियाजे के सिद्धांत को पढ़े होंगे, मैं भी आप लोगों को बताऊंगा। तो जीन पियाजे ने कहा था कि बच्चे अपने जो ज्ञान का विकास है खुद से करते हैं, वो ट्रायल और एरर के द्वारा अपने ज्ञान का विकास करते हैं। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, किसी भी बच्चे की जो ज्ञान का विकास होता है या संज्ञानात्मक विकास होता है वो केवल खुद से नहीं होता है, बल्कि उसमें समाज और संस्कृति का भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है और उसके माध्यम से ही बच्चा अपने संज्ञान का विकास करता है। तो देखिए ये जो थे एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे और इनका देखिए जो जन्म 1896 ईस्वी में हुआ था। सेम इसी समय जीन पियाजे का भी जन्म हुआ था, लेकिन इनकी मृत्यु देखिए 1934 ईस्वी में बहुत कम उम्र में हो गई थी, 38 साल की उम्र में। इन्होंने देखिए जो अपनी थ्योरी दी थी वो थ्योरी किससे संबंधित है? समाज और संस्कृति के प्रभाव से। इसलिए इनकी थ्योरी को कहा जाता है सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। देखिए इन्होंने देखिए सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट के रूप में अपना जो योगदान दिया है, जो शिक्षा से संबंधित जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है उनमें इनका सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने देखिए कहा है कि जो बच्चे हैं वो अपने समाज के द्वारा भी सीखते हैं। इनका जो सिद्धांत है देखिए जीन पियाजे के सिद्धांत से थोड़ा सा डिफर है। क्यों डिफर है? क्योंकि जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चे अपने अनुभवों के द्वारा सीखते हैं और इन्होंने कहा है कि बच्चे अनुभवों के द्वारा तो सीखते ही सीखते हैं, लेकिन साथ साथ उसके ऊपर उनके समाज और संस्कृति का भी प्रभाव पड़ता है। ठीक, देखिए इनकी देखिए कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो उन्होंने अपने इस शिक्षा के दौरान दिया था। देखिए एक इनकी पुस्तक है माइंड इन सोसाइटी, डेवलपमेंट ऑफ हायर साइकोलॉजिकल प्रोसेस। दूसरी पुस्तक है इनकी थॉट एंड लैंग्वेज। फिर एक पुस्तक इन्होंने लिखी थी साइकोलॉजी ऑफ आर्ट और चौथी इनकी पुस्तक है कलेक्टेड वर्क ऑफ लेव वाइगोत्स्की। ठीक है, तो ये 4 पुस्तकों की रचना इन्होंने की है। देखिए सीटेट के एग्जाम में इनकी पुस्तकों से संबंधित क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन कुछ अन्य स्टेट के जो टेट एग्जाम होते हैं उसमें इनसे संबंधित पुस्तकों के बारे में भी आपसे पूछ सकता है। इनके सिद्धांत का देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट था वो है ZPD, है ना, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इन्होंने देखिए इसको इस तरीके से समझाने का प्रयास किया है कि देखिए ये जो सर्कल है इसमें इन्होंने बताने का प्रयास किया है कि कोई भी बच्चा जो ऐसी कार्य है जो खुद से कर सकता है, यानी उसमें उसको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं होती। तो ये इस प्रकार से दर्शाया। फिर उन्होंने कहा कि हर बच्चे के अंदर कुछ और भी अलग करने की क्षमता होती है यदि उसको थोड़ी बहुत सहायता मिल जाए। तो थोड़ी बहुत जो सहायता होती है उसी को कहा जाता है स्कैफोल्डिंग।
है ना, हिंदी में उसको पाड़ कहा जाता है। तो जब कोई बच्चा कोई काम करते रहता है, उसको जो थोड़ी बहुत अड़चन आती है किसी काम को करने में, यदि किसी के द्वारा उसको सहायता दे दी जाए तो बच्चा और भी बेहतर कर सकता है। कुछ ऐसे सिचुएशंस होती हैं जो बच्चा अपने से नहीं कर पाता। जैसे देखिए छोटे बच्चे जो होते हैं तो उनको गिनती पहाड़ा अपने से नहीं आएगा, तो गिनती पहाड़ा उनको सिखाने के लिए टीचर को मदद करनी पड़ेगी। तो वो जो चीज होती है वो आती है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में, यानी बच्चा कितने दूर तक संभावित रूप से उस काम को कर सकता है, तो उसी को इन्होंने कहा था जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी संभावित विकास का क्षेत्र। यानी संभावना है कि बच्चा यहां तक काम कर सकता है यदि उसको किसी के द्वारा हेल्प की जाए। और एक जो तीसरा सर्कल है इन्होंने इसमें बताया है कि जो बच्चे की पहुंच से बाहर होता है, यानी जिसको कहा जाता है आउट ऑफ रिच। तो ऐसे बहुत सारे कार्य होते हैं जिसको बच्चे अपने से नहीं कर पाते। तो इन्होंने देखिए इन 3 प्रकार के सर्कल के माध्यम से ये सारी चीजों को क्लियर करने का प्रयास किया है। अब आइए देखते हैं इनके सिद्धांत को डिटेल में विस्तार पूर्वक। देखिए लेव वाइगॉत्स्की का विकास का सिद्धांत, इस सिद्धांत में देखिए इन्होंने, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि समाज और संस्कृति के प्रभाव को उजागर किया है, यानी किसी बच्चे के विकास में समाज और संस्कृति किस प्रकार से प्रभावी भूमिका निभाते हैं। देखिए इस बात पर आधारित है सिद्धांत कि बच्चे का विकास मुख्य रूप से समाज, संस्कृति और दूसरों के साथ संपर्क से प्रभावित होता है। इन्होंने बताया कि बच्चे का जो मानसिक विकास होता है वो केवल व्यक्तिगत गतिविधियों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण से गहराई से जुड़ा होता है। ठीक, यानी बच्चा खुद से बहुत कुछ नहीं कर पाता है, वो अपने समाज और संस्कृति के द्वारा भी बहुत कुछ सीखता है और उसके आधार पर आगे बढ़ता है। अब देखिए इसको हम विस्तार से समझ सकते हैं कि इन्होंने अपने सिद्धांत को बताने के लिए, समझाने के लिए कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें या अवधारणाएं शामिल की थी। तो उसमें देखिए सबसे पहले उन्होंने कहा कि किसी भी बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो उसके सामाजिक संपर्क से होता है। सामाजिक संपर्क में देखिए बच्चा जब ज्ञान और कौशल दूसरे के साथ बातचीत के माध्यम से विकसित करता है। देखिए समाज में बच्चे रहते हैं तो उनके साथ बहुत से लोग रहते हैं, जैसे शिक्षक, माता पिता, भाई बहन और भी जो उनके घर के लोग होते हैं, तो उनके साथ रहता है तो उनके द्वारा भी बच्चा बहुत कुछ सीखता है। इसमें देखिए बच्चों का विकास देखिए और तेज हो जाता है जब वे अनुभवी वयस्कों जैसे माता पिता, शिक्षक या अधिक कुशल साथियों के संपर्क में आता है। देखिए कोई भी बच्चा नॉर्मली बहुत धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है उसका, लेकिन जैसे ही अनुभवी लोगों के संपर्क में आता है, जैसे मान लीजिए किसी के घर में उसके गार्जियन बहुत पढ़े लिखे हों, तो उस बच्चे का जो विकास होगा संज्ञानात्मक वो नॉर्मल बच्चों से ज्यादा होगा। या फिर किसी बच्चे का ऐसे टीचर के द्वारा सीखा जा रहा है या पढ़ाया जा रहा है उसको, जो टीचर बहुत अनुभवी है और उसके पढ़ाने का तरीका बहुत बेहतर है, तो भी उस बच्चे का विकास बहुत अच्छा होगा। उसके साथ साथ देखिए जैसे बच्चा क्लास में पढ़ता है तो उनके जो पीयर ग्रुप होते हैं, यानी उनके जो साथी होते हैं, क्लासमेट होते हैं, यदि वो अच्छे पढ़ने लिखने में हैं तो बच्चा उनके संपर्क में रहेगा तो उसके संज्ञानात्मक विकास और बच्चों की अपेक्षा बेहतर होगा। ठीक, तो वही चीज इसमें देखिए इन्होंने बताया कि उदाहरण के रूप में देखिए एक बच्चा खेलते समय बड़े भाई बहन को देखकर सीखता है कि खिलौना कैसे काम करता है। अब जैसे देखिए कोई छोटा बच्चा है, उसके बड़े भाई बहन कुछ गेम खेल रहे हैं, कुछ खेल रहे हैं, तो बच्चा उनको देखकर सीखता है कि ये कैसे उस चीज को खेल रहे हैं। अपने से यदि वो खेलेगा तो उतने अच्छे तरीके से नहीं खेल पाएगा, तो उस चीज का वो बाद में अपने दिमाग में उस चीज को रख लेता है कि हाँ इस खेल को ऐसे ही खेला जाता है। अब देखिए वही जो दूसरी चीज मैंने बताया कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसी को कहा जाता है संभावित विकास का क्षेत्र, यानी शॉर्टकट में जेडपीडी। देखिए यह जो है यह जेडपीडी देखिए वाइगॉत्स्की के सिद्धांत की केंद्रीय अवधारणा है। यह उस दूरी को दर्शाता है जो बच्चे की वर्तमान क्षमता और उसकी संभावित क्षमता के बीच की
स्थिति होती है। यानी बच्चा वर्तमान में क्या कर सकता है और संभावित रूप से भविष्य में क्या कर सकता है। यदि उसको बीच में किसी की हेल्प मिल जाए तो वो और भी बेहतर कर सकता है। तो इसी को कहा जाता है संभावित विकास का क्षेत्र। अब देखिए इसको 3 स्तरों में बांटकर इन्होंने समझाया है। पहला देखिए क्या कहा इन्होंने कि क्या बच्चा खुद कर सकता है, यानी ऐसा कोई कार्य जो बच्चा खुद से कर सकता है। दूसरा इन्होंने कहा कि क्या बच्चा दूसरों की मदद से कर सकता है, यानी कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो बच्चे खुद से कर लेते हैं और कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिसमें बच्चों को थोड़ी बहुत मदद की जरूरत पड़ती है। और तीसरा इन्होंने कहा कि क्या बच्चा नहीं कर सकता, यानी बच्चा क्या नहीं कर सकता। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि जिसका टैलेंट या जिनकी एबिलिटी उनके अंदर नहीं होती, उनको आप कितना भी हेल्प करिए, कितना भी बताइए, कितना भी सिखाइए, वो नहीं कर पाते हैं। तो वो चीज है कि वो बच्चा क्या नहीं कर सकता। लेकिन कुछ बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि बच्चों को अगर किसी से थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाए तो वो उसके क्षेत्र में बहुत बेहतर करते हैं। अब देखिए इसमें इन्होंने कहा कि जो जेडपीजी होती है वह इस बात पर जोर देती है कि बच्चों को उनकी क्षमता के अगले स्तर तक पहुंचाने के लिए मार्गदर्शन और सहयोग की आवश्यकता होती है। कि कोई बच्चा है जब उसको आगे बढ़ाना है तो उसको बेहतर मार्गदर्शन और बेहतर सहयोग की जरूरत पड़ती है। यदि किसी बच्चे को बेहतर मार्गदर्शन और सहयोग नहीं मिल रहा है तो उसके अंदर बहुत सी एबिलिटी होते हुए भी वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये जरूरी होता है। ठीक है, अब देखिए इन्होंने इसके उदाहरण माध्यम से सिखाया है कि यदि एक बच्चा खुद से पहाड़ा नहीं सीख सकता तब शिक्षक के मार्गदर्शन से वह इसे सीखता है। तो यह जेडपीडी के अंतर्गत आता है। देखिए मैंने अभी बताया आप लोगों को कि कोई बच्चा होता है, छोटा बच्चा, तो खुद से पहाड़ा नहीं सीख सकता है, तो उसको शिक्षक को सिखाना पड़ता है, बताना पड़ता है। और जैसे ही शिक्षक उसको हेल्प करता है, बताता है, तो वह बच्चा उसको अच्छी तरीके से सीख जाता है। ठीक, अब देखिए इन्होंने एक और भी जो महत्वपूर्ण अवधारणा देखिए, इसकी फोल्डिंग, इसका इन्होंने जिक्र किया। इसके फोल्डिंग क्या होता है, देखिए जब कोई कार्य बच्चा खुद से कर रहा है, प्रक्रिया में है, और उसी के दौरान शिक्षक के द्वारा या किसी के द्वारा उसको हेल्प किया जाता है तो वो इसके फोल्डिंग होता है। ठीक है, और जेडपीडी का मतलब कि जो काम बच्चा नहीं कर सकता है उसको किसी की मदद से करता है तो वो जेडपीडी। देखिए इसके फोल्डिंग का अर्थ है कि बच्चे को उसको सीखने की प्रक्रिया में समर्थन है। देखिए बच्चा कोई चीज सीख रहा है, उसके दौरान उससे थोड़ी बहुत त्रुटि हो रही है, गड़बड़ी हो रही है, तो उसी में उसको हेल्प कर देंगे तो वो इसके फोल्डिंग। जैसे देखिए कोई बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है और वो साइकिल अपने से चढ़ जा रहा है, थोड़ा दूर लेके जा रहा है, लेकिन गिर जा रहा है, संभाल नहीं पा रहा है, तो उसमें यदि कोई व्यक्ति उसका थोड़ा सा सपोर्ट कर देगा तो वो बच्चा साइकिल चला ले। ठीक, अब देखिए जब बच्चा कोई नई चीज सीख रहा है तो शिक्षक या वयस्क उसे धीरे धीरे उस कार्य को समझने और पूरा करने के लिए मार्गदर्शन देते हैं। देखिए बच्चा कोई चीज अपने से कर रहा है तो उसमें उसके गार्जियन या टीचर उसको उस कार्य को करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। जैसे जैसे बच्चा अधिक कुशल होता जाता है मार्गदर्शन कम कर दिया जाता है। जैसे जैसे बच्चे को वो चीज आने लगती है तो हेल्प सपोर्ट कम कर दी जाती है और फिर एक ऐसी सिचुएशंस आती है कि उसको हेल्प और सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, शुरू में आप किसी बच्चे को सवाल देख रहे हैं, कर रहा है, लेकिन उसको कहीं कहीं किसी स्टेप्स में गड़बड़ी हो जा रही है, तो आप उस स्टेप्स में उसकी हेल्प कर देंगे तो बच्चा फिर बाद में अपने से कर लेगा, उसको हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए इसमें उदाहरण देखिए कि जब एक बच्चा नई कविता सीख रहा होता है तो शिक्षक पहले उसे लाइन बाय लाइन पढ़ाते हैं। देखिए जब आप किसी बच्चे को पढ़ाना सिखाते हैं तो उसको आपको लाइन बाय लाइन एक एक लाइन पढ़ाना पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चे को पढ़ने आ जाता है तो आपको सभी लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ाना होता है, बस उन्हीं शब्दों को बताना होता है जो बहुत कठिन होते हैं, बाकी को बच्चा अपने से खुद पढ़ लेता है। देखिए बाद में बच्चे खुद को पूरी तरह से उस कविता को याद कर लेते हैं। तो यही हो गई इसके फोल्डिंग। अब देखिए अगली चीज है भाषा और विचार, यानी इसका किसी बच्चे के विकास पर, संज्ञानात्मक विकास पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है। तो इसके लिए देखिए वाइगोत्स्की ने कहा कि भाषा मानसिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है।
इन्होंने कहा कि किसी भी बच्चे के मानसिक विकास को अगर बेहतर करना है तो भाषा उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देखिए, उन्होंने कहा भाषा केवल संवाद का साधन नहीं है, बल्कि यह सोचने और समस्याओं को हल करने का आधार भी है। अब जैसे देखिए, आपको कोई समस्या आ रही है, आप उस समस्या को किसी से सही तरीके से शेयर नहीं कर पा रहे हैं, सही तरीके से बोल नहीं पा रहे हैं, तो फिर आपको उसका सॉल्यूशन भी सही से नहीं मिलेगा। जैसे आप देखिए, गूगल पे या कहीं भी कोई चीज सर्च करते हैं, तो आप अगर सही चीज नहीं लिखेंगे उसमें, तो वो सर्च करके आपको सही चीज नहीं देगा। या किसी टीचर से भी कुछ पूछना है, गार्जियन से भी पूछना है, तो जब आपको जो चीज जरूरत है वो सही सही नहीं बताएंगे, तो आपको उसका जवाब सही से नहीं मिल पाए। तो उसमें देखिए, भाषा बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये बात इन्होंने बताया। और इससे देखिए, किसी भी बच्चे के सोचने और समस्या को हल करने की क्षमता का भी पता चलता है। देखिए, कोई बच्चा किस प्रकार से सोच रहा है, उसकी क्या क्षमता है। कोई देखिए, कोई बच्चा स्टूडेंट है, अगर देखिए कॉपी पे आंसर लिख रहा है टीचर के द्वारा दिए गए क्वेश्चन का, तो टीचर जब उस क्वेश्चन के आंसर को पढ़ता है, उसकी भाषा को देखता है, तो वो अज्यूम कर लेता है कि इस बच्चे की जो संज्ञानात्मक क्षमता है वो किस प्रकार की है। किसी बच्चे से प्रश्न पूछा जाए और वो जवाब देने में देखिए कैसे जवाब दे रहा है, फ्लुएंट है कि कहीं कहीं रुक रहा है, तो ये चीज उसको दिखाती है कि उस बच्चे को उस चीज की अच्छी तरीके से नॉलेज नहीं है, उसको कोई ना कोई समस्या है। ठीक, आप देखिए, इन्होंने भाषा के अंतर्गत ही आंतरिक भाषा यानी इनर स्पीच का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि बच्चे शुरुआत में बोल बोलकर सोचते हैं, लेकिन धीरे धीरे वे अपने अंदर आंतरिक रूप से सोचने लगते हैं। देखिए, भाषा भी इन्होंने कहा कि कभी कभी क्या होता है कि बच्चे किसी चीज को सीखते हैं तो बोल बोलकर सीखते हैं, लेकिन जब उनको नॉलेज हो जाता है तो वो अपने अंदर ही सोच सोच कर काम करते हैं। देखिए, आप लोगों में से भी, हम लोगों में से भी बहुत सा ऐसा कार्य होता है, जब हम करते हैं तो हम बोलते हैं अपने मुंह से, जैसे लगता है कि हम अपने से ही बात करते हैं, तो उसमें हमारी आवाज निकलती है, अगल बगल वाले देखते हैं तो कहते हैं पता नहीं क्या बड़बड़ा रहा है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जब अपने से खुद ही अंदर अंदर बात करते हैं और वो आपका जो बात करना है वो किसी दूसरे को पता नहीं चलता। ये हम तब करते हैं जब हम किसी समस्या को हल कर रहे होते हैं या किसी चीज पर विचार कर रहे होते हैं, तो हम अपने से ही सवाल जवाब करते हैं। तो ये चीज होती है इनर स्पीच। देखिए, उदाहरण में देखिए, बच्चा खेलते समय जब कहता है कि मैं यहां रखूंगा और यह वहां, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा कोई खेल खेल रहा है, कोई शतरंज खेल रहा है, कुछ खेल रहा है, तो अपने मन से बोलता है बार बार कि हम यहाँ इस चीज को यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे। लेकिन जब वह इस चीज को सोच कर करता है, यानी बोलता नहीं है, अपने मन में, मस्तिष्क में अंदर अंदर ही सोच लेता है कि इस चीज को मुझे यहां रखना है, वहां रखना है, तो उसमें भी वह भाषा का उपयोग करता है। ठीक, आप देखिए, इन्होंने अगली चीज बताई थी संस्कृति का प्रभाव, यानी किसी भी बच्चे के विकास पर उसकी संस्कृति का प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है, उस बात को इन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि जो बच्चे जिस प्रकार की संस्कृति में रहते हैं, जिस प्रकार की संस्कृति में पढ़ते लिखते और उनका विकास होता है, समाज में वो रहते हैं, तो उस समाज के द्वारा उनका किस प्रकार से संस्कृति का प्रभाव पड़ता है। देखिए, वाइगोस्की ने बताया कि बच्चों के सीखने और समझने की प्रक्रिया उनके सांस्कृतिक परिवेश पर भी निर्भर करती है। प्रत्येक संस्कृति बच्चों को उन विशेष कौशल और ज्ञान के लिए तैयार करती है जो उस समाज में महत्वपूर्ण होता है। देखिए, हर बच्चा अलग अलग संस्कृति में रहता है और वो संस्कृति उस बच्चे को सीखने के लिए बाध्य करती है, मजबूर करती है। जैसे देखिए, एक किसान का बच्चा है तो उसको किसानी का काम अलग से सिखाना नहीं पड़ता, बल्कि वो संस्कृति में रहते रहते वो खुद ही सीख जाता है। उसी प्रकार से देखिए कि बहुत से जो काम करने वाले कार्यकर्ता होते हैं, तो उनके बच्चों को उनके परिवार या घर से संबंधित जो काम होता है वो अपने आप आ जाता है, केवल वहां के लोगों के प्रभाव के। ठीक है, तो यही चीज उन्होंने बताया। जैसे देखिए, उदाहरण में उन्होंने दिया है कि एक ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा खेती के बारे में अधिक जान सकता है, जबकि शहरी क्षेत्र का बच्चा तकनीक के बारे में अधिक जानता है।
कि गांव का बच्चा है जिसको मान लीजिए कंप्यूटर वगैरह कभी चलाने को नहीं मिल रहा है, तो उसका तकनीकी क्षेत्र में नॉलेज कम है। किस लिए कम है? कि वो उस प्रकार की संस्कृति के संपर्क में नहीं आ रहा। यदि हो सकता है कि उस बच्चे को भी भविष्य में ऐसा कांटेक्ट मिले, ऐसी संस्कृति में रहने को मिले, तो वो भी चीज सीख सकता है। और किसान का बच्चा उसी प्रकार के परिवेश में हमेशा रह रहा है, तो वो चीज उसको अपने आप आ जाएगी। अब देखिए जो इनका अगला जो अवधारणा है वो है खेल का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ प्ले। खेल के द्वारा किस प्रकार से बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण योगदान मिलता है। देखिए वाइगोत्स्की ने कहा कि खेल बच्चों के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खेल बच्चों को नई भूमिकाएं निभाने और सामाजिक नियमों को समझने में मदद करता है। देखिए बहुत सारा खेल ऐसा होता है जिसमें बच्चों को विभिन्न प्रकार के रोल प्ले करने होते हैं। तो जब रोल प्ले किया जाता है तो बच्चे उस प्रकार की जिम्मेदारियों को वहां पर निभाते हैं, तो इससे उनको समाज में जो कार्य हैं, जो जिम्मेदारियां हैं, उनके बारे में अच्छे से समझ हो जाती है। ठीक, एक देखिए इसमें उदाहरण उन्होंने दिया है कि घर घर खेलते समय बच्चे सामाजिक भूमिकाएं जैसे माता पिता, डॉक्टर या शिक्षक की भूमिका को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए एक खेल होता है जिसमें बच्चे घर घर करके खेल खेलते हैं, उसमें विभिन्न प्रकार के रोल अदा करते हैं। जैसे कोई माता बनता है, कोई पिता बनता है, कोई भाई बनता है, कोई टीचर बनता है, और उसी प्रकार का रोल वो अदा करता है। उसी प्रकार से देखिए विभिन्न प्रकार के नुक्कड़ नाटक वगैरह होते हैं, ड्रामा होते हैं, जिसमें बच्चों को अलग अलग रोल प्ले करने के लिए दिया जाता है। तो बच्चे उस रोल को उसी व्यक्ति के अनुसार प्ले करते हैं जैसा उस व्यक्ति के द्वारा समाज में कार्य किया जाता है। तो इससे भी बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में बहुत योगदान मिलता है। ठीक, अब देखिए वाइगोत्स्की के सिद्धांत का शिक्षा में योगदान, यानी इन सारी चीजों का जो योगदान है शिक्षा में किस प्रकार से है। तो कुल मिलाकर देखिए देखा जाए कि यदि बच्चे का जो परिवेश है, सामाजिक परिवेश, और उसके आसपास की जो संस्कृति है, वो बच्चे को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। उसके साथ साथ बच्चे का जो क्लास में पीयर ग्रुप है वो किस प्रकार का है, वो प्रभावित करता है। उसके बाद जो शिक्षक उसको क्लास में पढ़ाते हैं, उनके द्वारा पढ़ाने का जो तौर तरीका है वो कैसा है, बच्चे के साथ शिक्षक का व्यवहार कैसा है, वो भी प्रभावित करता है। तो ये सारी चीजें जो है वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में बताई। कुछ बच्चे जो ऐसे होते हैं जो स्ट्रांग होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, उनको थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है शिक्षक से तो बहुत बेहतर कर लेते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको थोड़ी ज्यादा हेल्प की जरूरत पड़ती है, लेकिन यदि बच्चे को एकदम हेल्प ना मिले तो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट भी किसी किसी कार्य को नहीं कर पाता है। तो यही चीज जो है उन्होंने वाइगोत्स्की ने बताई, और इसी चीज को उन्होंने दो नाम दिए, एक होता है जेडपीडी और एक होता है स्कैफोल्डिंग। जेडपीडी की जरूरत किसको पड़ती है, जो बच्चे थोड़ा कमजोर होते हैं, और स्कैफोल्डिंग की जरूरत किसको पड़ती है, जो बच्चा अपने से बहुत कुछ कर ले रहा है, थोड़ी बहुत कमी हो रही है तो उसको स्कैफोल्डिंग की जरूरत पड़ेगी, और जो बच्चे अपने से नहीं कर पा रहे हैं तो उसको किस चीज की जरूरत पड़ेगी, यानी यही दो चीजों को इन्होंने ज्यादा महत्वपूर्ण माना है। देखिए शिक्षण प्रक्रिया को जेडपीडी के अनुसार डिजाइन किया जाना चाहिए, यानी बच्चों को जब नहीं आ रहा है तो शिक्षक उसको सिखाए, और फिर बाद में बच्चों को जब थोड़ी थोड़ी समस्या होने लगे तो फिर स्कैफोल्डिंग के माध्यम से उस चीज को उनको आगे बढ़ने में मदद। देखिए स्कैफोल्डिंग तकनीकों का उपयोग करके शिक्षकों को बच्चों की क्षमता को बढ़ाना चाहिए। थोड़ा थोड़ा कर करके थोड़ा चीज सिखा दीजिए, फिर बच्चा जब उसमें एक्सपर्ट हो जाए तो फिर थोड़ा हेल्प करिए। तो इस तरीके से बच्चे को बेहतर ज्ञान दिया जा सकता है, और भविष्य में वह अपना जो कैरियर चुनेगा उसमें भी बहुत अच्छा करे। फिर उसके बाद देखिए उन्होंने कहा समूह गतिविधियों और सहयोगात्मक शिक्षा, कोलैबोरेटिव लर्निंग को बढ़ावा देना चाहिए। देखिए इन्होंने कहा कि इस प्रकार से यदि किसी बच्चे को पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा, तो उससे बच्चे का संज्ञानात्मक विकास बहुत अच्छे तरीके से। तो इसीलिए उन्होंने देखिए सहयोगात्मक शिक्षा का जो कॉन्सेप्ट था उसको इन्होंने बढ़ावा देने के लिए कहा कि बच्चों को टीचर के सहयोग से, माता पिता के सहयोग से, अपने पीयर ग्रुप के सहयोग से, अपने सीनियर क्लास फेलो के सहयोग से, इन सब की सहायता से बच्चों को पढ़ना लिखना चाहिए, और बच्चों को उनकी संस्कृति के संदर्भ में भी पढ़ाना चाहिए। यानी बच्चे जिस प्रकार की संस्कृति में रहते हैं तो वहां की संस्कृति का भी ख्याल रखना चाहिए,
क्योंकि किसी भी संस्कृति से आप अगर अलग होंगे तो आपको सीखने में, समझने में बहुत समस्या आएगी। तो ये सारी बातें जो है लेव वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में बताई। तो इनसे संबंधित देखिए क्वेश्चंस हर बार सीटेट के एग्जाम में आते हैं, तो आपको इसको अच्छे तरीके से देख लेना है, समझ लेना है। और फिर जब आपको मैं जीन पियाजे की थ्योरी पढ़ाऊंगा तो आप फिर दोनों का तुलना कर सकते हैं कि इनके सिद्धांत और जीन पियाजे के सिद्धांत में किस प्रकार का अंतर है, तो आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो आज की क्लास में देखिए मैंने पूरा प्रयास किया कि आप लोगों को जो लेव वाइगोत्स्की का सोशियो कल्चरल सिद्धांत है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को यह जो क्लास है बहुत पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, ज्ञानवर्धक होगी। और आज की क्लास में बस यहीं तक रखा जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नई थ्योरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।